हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो कम्युनिकेशन से अब आपके सवाल बन रहे हैं वो इजी वे में नहीं बन रहे हैं। आपके सवाल जैसे उसी कम्युनिकेशन के दूसरे नाम से भी पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपके सवाल पूछे गए थे, जो अभी दिसंबर 2022 वाला ये एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, डाइडेक्टिक कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन टर्म्स के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन आपका ऐसे आया था कि जैसे आपको दे दिए गए टर्म सिंगल स्टैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन, इस तरह से ये दे दिए गए। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। अब इनको आपको सीक्वेंस में लगाना था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके अदर नेम के द्वारा भी पूछा जा रहा है, या दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसी को अप्लाइड मोड पे भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को सीधे सीधे ना पूछ के उसको ये एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में अभी संभावना क्या बनती है चीज़ों को पूछने की, वो सारे जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि एक आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स भी पता लग जाते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके रिलेटेड और भी चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, साथ ही जो नए नए टर्म्स आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी जो डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका अब अदर फॉर्म में किस तरह पूछा जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कंटेंट आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये 2023 का पैटर्न जो अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग, तो उसके आधार पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो चीज़ें देखते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पे अलग अलग क्लासीफाइड करते हैं। तो जैसे कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, तो इसमें आपका इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ट्रांसपर्सनल। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक रूप से जब कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको आपको सीधा नहीं पूछेगा, हो सकता है किसी आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया जाए, इसलिए इस वर्ड को याद रखिएगा। ट्रांसपर्सनल मतलब आध्यात्मिक जो चर्चा होती है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, संगठनात्मक संरचना के आधार पे, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल यहाँ पे होता है और सभी को हम वन बाय वन समझेंगे अभी। उसके बाद डायरेक्शन के आधार पे, तो इसमें देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगोनल। ठीक है, डायगोनल से और लेटरल कम्युनिकेशन, इन सबसे सवाल बहुत बनते हैं। तो इस तरह से वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर की ओर होता है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आपका सम मतलब, ठीक है, एक ही वर्ग के अंतर्गत होगा। इसी तरह से अपवर्ड आपका वर्टिकल मतलब ये अपवर्ड, ये ऊपर और नीचे दोनों हो सकता है। अपवर्ड की बात करें तो ये सीधा होता है और डाउनवर्ड मतलब जो नीचे को डायरेक्शन। ठीक है, डायगोनल में आपका होता है जैसे कि ये एक ग्रुप है आपका इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब चैनल्स के आधार पे बात करें तो देखिए वर्बल और नॉन वर्बल होता है, और फिर वर्बल में भी दो तरह का होता है, एक ओरल और फिर रिटन। ठीक है, तो ये तो हो गया एक जो एक आपको इस चार्ट को दिमाग में बैठा लेना है कि किसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद देखिए इनको वन बाय वन समझते हैं। तो इसको हम बात करें बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पे, तो इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंट्रापर्सनल। तो अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो डायलेक्टिक कम्युनिकेशन के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, इसी टर्म्स का यूज़ हुआ था। अब डायलेक्टिक सब लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या है, लेकिन ये आपका इंट्रापर्सनल में आता है और इसका अदर नेम भी क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब एक व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं से बात करता है अपने द्वारा, कोई यहाँ पर रिसीवर नहीं होता है, वो खुद ही अपने आप ही बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मविश्लेषण, आत्मविचार या यहाँ पर प्रतिबिंब की बात करें, सोलो टॉकिंग करता है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होगी उसके अंतर्गत, इवेल्युएशन भी अपने आप स्वयं करता है। तो इसके माध्यम से हमारे भीतर जो कम्युनिकेशन होता है ये सारी चीज़ें इंट्रापर्सनल में आती हैं। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हमें हमारे मन की आंतरिक स्थिति से जोड़ता है और यहाँ पर रिसीवर के रूप में कोई और नहीं होता है, हम स्वयं ही बात अपने से आप ही करते हैं। जैसे कि आप मन में सोचें कि काश मैंने थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती, मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए होते तो मेरा नेट JRF क्लियर हो गया होता।
तो ये आप अपने आप ही सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने मन के द्वारा ही सोच रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रापर्सनल, ठीक है। अब इंट्रापर्सनल जब भी पूछा जाएगा आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू पूछा जाएगा, सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे इससे तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। ये सूचनाएं जो कम्युनिकेशन होगा ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना ज़रूरी है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या है, फीडबैक का भी होना ज़रूरी है। इसी के आधार पर प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्तियों के बीच। अब ये किसके आधार पे हो सकता है, टेलीफोन पे आप बात करते हैं, वहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई भी बात हो रही है तो, और दूसरा ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंटरपर्सनल में आती हैं। और संदेश भेजने के अनेक तरीके होते हैं, जैसे कि अब इस तरह से बात कर रहे हैं, साथ ही में हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है, और इस तरह से अपने जेस्चर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इंटरपर्सनल, कि आप बातों के साथ साथ आप अपने जेस्चर्स भी दिखा रहे हैं। जैसे कि आप जब लिखते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसमें इमोजी बना देते हैं ना, इमोटिकॉन का यूज़ करते हैं, रोता हुआ, हंसता हुआ, इस तरह से क्लैपिंग करता हुआ। तो यही सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही और ब्रॉड रूप है। यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति विचारों और कौशल का आदान प्रदान करते हैं, और यहाँ पर समूह होता है, क्योंकि ग्रुप होता है, ये ग्रुप छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि, ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। ये ग्रुप छोटा या बड़ा हो सकता है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन में डिसएडवांटेज क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे कि दो व्यक्ति थे तो वहाँ पर फीडबैक तुरंत मिल रहा था, आपने कम्युनिकेशन किया, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हैं, अब रिसीवर तक बात सही से पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, तो वो बोलेगा कि मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब फीडबैक आपको मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा कि तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन संप्रेषण, ठीक है। जन संप्रेषण मतलब जन मतलब लोगों का समूह, तो जन संप्रेषण का अर्थ हुआ विशाल जन समूह के साथ संप्रेषण करना, या इसी को क्या कहते हैं, मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है। यहाँ पर यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे कि कई संदेशों को एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, एज इट इज़ पहुंचाया जा सकता है, और जल्दी भी पहुंचाया जा सकता है, एक साथ पहुंचाया जा सकता है। इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक और व्यवस्थित संगठन होता है, ठीक है। तो एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही रूप है। यहाँ पर देखिए समाचार पत्र के द्वारा, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, इन सब के द्वारा ये क्या है, जन संप्रेषण के माध्यम होते हैं। ये इनके द्वारा हम आसानी से मास कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, समाचार पत्र या टेलीविज़न न्यूज़ से आपको क्या होता है कि तुरंत ही बहुत सारे लोगों तक एक सूचना तुरंत पहुँच जाती है ना, तो ये मास कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देके यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, पर्पस और स्टाइल के आधार पर, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उस आधार पे। तो यहाँ पर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इसको देख लेते हैं। फॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर आप हमेशा जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल होती है ना, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इस तरह से यहाँ फॉर्मल में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर औपचारिक संप्रेषण में संदेश को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ निश्चित नियम और अधिनियमों का पालन करना होता है। यह एक प्रकार की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है, संगठनात्मक व्यवस्था होती है। यहाँ पर सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यह जब संप्रेषण होगा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, तो विभिन्न चरणों या स्तरों से गुजरता हुआ होगा, जिसको स्केलर चेन भी कहते हैं। और किसी भी संगठन के लिए यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। जैसे कि आप स्कूल में गए और वहाँ पर आपको बच्चे का एडमिशन कराना है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक निश्चित प्रक्रिया होती है। आपको पहले फॉर्म लेना होगा, फिर फॉर्म फिलअप करना होगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। आप सीधे वहाँ जाके नहीं कर सकते, या आपको ऑफिस में किसी के मिलना है, किसी बॉस से मिलना है, तो वहाँ पे आपको पहले पियोन को बोलना पड़ेगा, पियोन जाके किसी क्लर्क को बोलेगा, इस तरह से वहाँ पे सेक्रेटरी, और फिर इस तरह से मतलब जो भी वहाँ का स्टाफ होगा उस हिसाब से आप फिर बॉस तक मिलने की आपकी जो है इस तरह से प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है, इसको फिर से दो भागों में बांट दिया, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी हमने डायरेक्शन के आधार पे भी पढ़ा,
अब यहाँ पर देखिए इसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आया। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन सबके टर्म समझते चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा ही होता है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों हो सकता है। वर्टिकल का मतलब यूं, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। जैसे कि इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था कि एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चे को मतलब एक स्टाफ को, जो कि वहाँ का स्टाफ है, क्लर्क है, उनको छुट्टी लेना है। तो अब वो अपनी प्रिंसिपल को जो है अपनी एप्लीकेशन देना चाहता है, तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। तो अब इसको ये किस तरह से होगा, यहाँ पर ये आपका अपवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे कि मुख्याध्यापक शिक्षकों को निर्देश देता है, शिक्षक मुख्याध्यापक को रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो ऊपर से ऑर्डर जो आ रहा है तो वो इस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसा इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, किसी संगठन में एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण, जैसे हॉरिजॉन्टल मतलब यूँ होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीम बिल्डिंग में ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्षैतिज संप्रेषण मतलब किसी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों विभागों में परस्पर निर्भरता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। मतलब आपस में वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, करते भी हैं, और इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में हो और औपचारिक वे में हो, मतलब कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, संगठनात्मक व्यवस्था जो होती है, वहाँ पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सर्कुलर, यहाँ पर वृत्ताकार जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, संगठन सदस्य अपने बाएं या दाएं अधिकारी से ही कम्युनिकेट कर पाता है, अन्य सदस्यों से नहीं। जैसे कि एक यहाँ पर व्यक्ति है तो वो अपना इससे भी बात करेगा या इससे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने दो लोगों से, वो आसपास वालों से, दाएं बाएं वालों से संपर्क कर सकता है। फिर स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्र या विकेंद्रित, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड। तो समूह के किसी सदस्य या अधिकारी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही अन्य समूह के सदस्यों से भी बात करते हैं। मतलब जैसे ये व्यक्ति है तो ये इससे भी बात कर सकता है, 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 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र है। उसके बाद देखिए साइक्लिक, यहाँ पर क्या होता है, ये एक व्यक्ति है, ये जो बीच में व्यक्ति है ना, यही खाली खुद से बात कर सकता है। इसमें एक तंत्रात्मक परिस्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एक तंत्र मतलब जो कि नेता है वो ही सर्वस्व होता है। तो एक तंत्रात्मक परिस्थिति में होता है, इसमें समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श या बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ जो बीच में है ना, ये जो बीच में नेता है, इस तरह से ये जो है इसमें जो ये बीच का आदमी है, ये जो है अपने इधर उधर के लोगों से इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, इससे करेगा, इससे। तो ये हो गया आपका साइक्लिक, ठीक है। यहाँ पर नेता स्वयं ही वर्कर्स को सूचना देते हैं, सूचना एकत्र करते हैं और इवैल्यूएशन का काम करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, ठीक है, कोई भी इसमें इधर उधर की बात नहीं हो सकती है, वो जो वहाँ का लीडर है वही बात करेगा। चेन नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समूह में एक अधिकारी के नीचे दूसरा अधिकारी इस तरह से होता है, दूसरे के नीचे तीसरा। जैसे एक मेन यहाँ पर हो गया, उसके बाद ये और हो गए, उसके नीचे वाले और उसके नीचे वाले, फिर इसके अंतर्गत जो और आते हैं वो हो गए। तो इस तरह से वो क्या करेगा, प्रत्येक अधिकारी का कार्यक्षेत्र सुनिश्चित होगा और अपने से नीचे वाले को वो आदेश देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, मतलब अधीन रह के यहाँ पे काम किया जाता है। तो इस तरह से जो चेन और चक्री हैं, इसकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक रेगुलेशंस बना रहता है। ये हो गया आपका टाइप्स। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी संचार जो संचार के औपचारिक नियमों का पालन किए बिना होता है, यहाँ पर कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये आपका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो अब सवाल है वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में आता है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन के रूप में कहा जाता है, क्योंकि पूरे संगठन में और सभी दिशाओं में अधिकार के स्तर की परवाह किए बिना फैलता है। मतलब एक र्यूमर की तरह फैलता है, अफवाह की तरह, क्योंकि अनौपचारिक है, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो इस तरह से संगठन में एक संरचना रहित संप्रेषण नेटवर्क होता है, जिसे इसको कभी कभी जन प्रवाद भी लिख देते हैं, जन प्रवाह भी लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये ग्रेप वाइन ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के ही टर्म्स याद रखिएगा।
औपचारिक अनौपचारिक संचार जो है तेजी से फैलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे से 4 लोगों के बीच में इस तरह से जल्द फैलता है और अक्सर डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मतलब मैसेज क्या था और लास्टली पहुँचते पहुँचते उसका फॉर्म ही बदल जाता है और ऐसे संचार के स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है। थोड़ा ग्रेप वाइन को हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं ग्रेप वाइन की। तो ग्रेप वाइन देखिए मौखिक होता है, परंतु कभी कभी लिखित भी हो सकता है, मतलब रिटन भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे कि 2 कर्मचारी जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, ये ईमेल या टेली प्रिंटर के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी कर सकते हैं, लिखित रूप में भी कर सकते हैं। ग्रेप वाइन एक लंबी चेन के रूप में काम करता है, ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा और इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सामान्यतः इस तरह की आदान प्रदान की सूचना में यहाँ पर क्या होता है, अफवाह ज़्यादा फैलती है। तो मतलब उसमें क्या होगा, 3/4 सूचना ही सही होगी और 1/4 सूचना गलत होती है, तभी तो उसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म पहुँचता है ना। तो इस तरह से ग्रेप वाइन की जो गति है वो फास्ट होगी, क्योंकि रूमर्स काफ़ी जल्दी फैलते हैं ना। कभी कभी प्रबंधक को इस प्रकार की सूचनाओं को रोकना भी कठिन हो जाता है। अब 5वां जो है, इस प्रकार की सूचनाएं प्रबंधक को अपनी नीतियों को विश्लेषित करने और कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं भावनाओं को जानने में सहायक होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ठीक ऐसे होता है कि लोगों के बारे में पता लग जाता है। जो लीडर है, जो वहाँ का मेन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ये चीज़ पता लगती है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन नेटवर्क, इसमें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था तो इन टर्म्स को भी समझ लीजिए। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति एक क्रम में होता है और क्रम में ही आगे ये चेन जो है चलती जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सिंगल स्ट्रैंड का होता है। दूसरा गॉसिप नेटवर्क, प्रत्येक व्यक्ति नॉन सेलेक्टिव बायस पर अन्य सभी व्यक्तियों के साथ संचार करता है। तो गॉसिप जैसा कि आप जानते हैं ना, गपशप है ना। अब होता है तीसरा आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इस नेटवर्क में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ रैंडमली संचार करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है ना कि यहाँ पर जो हमने इसमें पढ़ा था, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मतलब कि अन्य व्यक्तियों के साथ वहाँ पर वो कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, क्लस्टर नेटवर्क, इस नेटवर्क में व्यक्ति उन्हीं लोगों से संचार करता है जिन पर वो विश्वास करता है। तो क्लस्टर को आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसने अपने नीचे से लोगों को दिया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे अपने और अधीन अपने जो लोग हैं उनको, इस तरह से ये क्लस्टर क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से पहुँचती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी इसका क्रम याद रखिएगा और थोड़ा थोड़ा इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा था डायरेक्शन में क्या क्या था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड और डायगोनल, है ना। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने जान लिया, अपवर्ड भी बता दिया। अपवर्ड हमेशा ऊपर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, स्तर के आधार पे हो सकता है, किसी गुणों के आधार पे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो ये अपवर्ड क्या होगा, हमेशा नीचे से ऊपर होगा, डाउनवर्ड नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आपको बता ही दिया है। डायगोनल और समझ लेते हैं। तो देखिए डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन इसको भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या हो गया, इसको याद रखिएगा, डायगोनल या कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन या क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड मतलब यहाँ पर देखिए जैसे कि ग्रुप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये इससे भी बात कर सकता है, इस तरह से, तो डायगोनल करता है। यहाँ पर ऑफिशियल हायरार्की के विभिन्न जो विपरीत विभिन्न स्तर के जो अधिकारी और कार्मिक हैं एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। यहाँ पर कोई भी हायरार्की नहीं होती है। ठीक है, कोई भी क्रमों के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होती है और किसी से भी कोई बात कर सकता है, तो उसको तिर्यक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें संप्रेषण विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच होता है। जैसे कि किसी महाविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें, वो फिजिक्स के हैं, तो वो केमिस्ट्री वाले भी शिक्षक से बात पृथक संप्रेषण स्थापित कर लेगा। ठीक है, इससे समय की भी बचत होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही बात करें, वो जिसका जहाँ पर भी उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, वो इससे भी बात कर लेगा, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। तो ये हो गया डायगोनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन, या इसी को लेटरल कम्युनिकेशन भी कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्बल और नॉन वर्बल, फिर उसके बाद वर्बल के अंतर्गत आता है आपका ओरल और रिटन। ठीक है, ये इसके अंतर्गत चीज़ें आती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब शब्दों का प्रयोग करना, शाब्दिक
संप्रेषण मतलब शब्दों का प्रयोग करना। इसमें संदेश जो है शाब्दिक रूप में प्रसारित किए जाते हैं और सदैव फिर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा, आमने सामने के जो है बातचीत के द्वारा या टेलीफोन या अंतर संप्रेषण पर सूचना देकर संप्रेषण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साक्षात्कार जो है, जैसे कि इंटरव्यू हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, सम्मेलन, या इन सब में क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप खाली बातचीत के द्वारा बात कर रहे हैं, ठीक है। आप खाली ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार का होगा, या तो 1 वे हो सकता है या 2 वे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि मैं ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, और तो 1 वे भी हो सकता है, 2 वे, लेकिन यहाँ पर 1 वे है क्योंकि आप मेरे से बात नहीं कर पाते हैं, आप रिटन में जो है मैसेज के ही द्वारा बात करते हैं ना। तो इस तरह से एकल मार्गी संप्रेषण वो है जिसमें संदेश रिसीवर को प्राप्त होता है पर वो किसी प्रकार का संदेश नहीं भेज सकता है ना, जैसे कि रेडियो पे वार्ता या भाषण या प्रधानाचार्य द्वारा घोषणा। तो कोई भी जो आप प्रोग्राम सुनते हैं वहाँ पर आप क्या होता है कि खाली सुन सकते हैं, है ना। रिसीवर जो भी आपने रिसीव किया वो मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप खुद से वहाँ पे ओरली उसको बता नहीं सकते। और 2 वे में क्या होगा, यहाँ पर रिसीवर अपने विचारों को संप्रेषक को भेज सकता है, जैसे कि क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होगा वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या है। इसमें समय और धन की बचत होगी, पर्सनल टच का भी भाव रहता है जिससे ये अधिक प्रभावशाली होता है ना। व्यक्तिगत भावनाएं, फीलिंग्स होती हैं। आमने सामने होने के कारण शंका या दुविधा का स्पष्टीकरण तुरंत हो जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। यहाँ पर देखिए आमने सामने है तो विचारों, भावनाओं, चेहरे के भाव से या शारीरिक भाव से व्यक्त किए जाते हैं। इसको तुरंत मापा जा सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है ना। जितनी जल्दी हम बोल सकते हैं उतना लिख के तो नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब कुछ लॉस भी हैं, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन सदैव संभव नहीं है, जैसे कि अन्य शहर में रहने वाले शिक्षक या विशेषज्ञ से संप्रेषण। बहुत लंबे समय के लिए ये कम्युनिकेशन उपयुक्त नहीं, क्योंकि व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, कुछ सारी चीज़ें उसको याद नहीं रह सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ओरल बातें हो रही हैं तो बात क्या है, मैसेज उसका बदल भी सकता है ना, उसका फॉर्म बदल भी सकता है। कभी कभी क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन को व्यक्ति गंभीर रूप से नहीं लेता है, और यदि मौखिक संप्रेषण कमजोर है तो क्या होगा, संदेश अस्पष्ट होगा, अनुपयुक्त शब्दों में होगा और रिसीवर इसका क्या है, गलत मीनिंग लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, इतनी सारी मैंने सूचनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से दी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखने वाले तो बहुत रहते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो आपको सोचना चाहिए ना कि इतना कंटेंट कलेक्ट करना, आपके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया करिए आप लोग, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जो कि जैसे प्रतिवेदन, नियमावली, कोई पुस्तिका है, पत्र है, इस तरह से विवरणिका के जो डायरीज वगैरह होती हैं इन सब के रूप में लिखित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक सटीक और फॉर्मल वे में होगा, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी ऑथेंटिक होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई ऑफिस वगैरह में क्या होता है, ये रिकॉर्ड्स क्या है, हमेशा लिखित संप्रेषण को ही महत्व देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके ये स्टैंडर्डाइज भी ज़्यादा होता है क्योंकि लिखित फॉर्म में है, तो चाहे हम साल भर बाद देखें, 8-10 साल बाद देखें, तो वो हमको जो भी सूचना है वो एज इट इज़ ही मिलेगी। सभी लोगों तक संदेश एक ही भाषा में पहुँचता है। विद्यालयों में जैसे कि नियमावली होती है, रिपोर्ट होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री है, कुछ भी है, तो विद्यालय कार्य योजना, ये सारी क्या है, लिखित रूप में ही रखी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, वो तो आपने वर्बल पढ़ा, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल यहाँ से भी बनते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाएंगे ना, वो सवाल ऐसे ही बनेंगे। नॉन वर्बल में क्या होता है, यहाँ पर जब विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता है, तब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही यूज़ होता है। इफेक्टिव मीडियम यही होता है, जैसे कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, है ना, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आँखों की भाषा क्या है, स्पर्श, है ना, टच, आप वाणी संकेत, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। इसमें ये जो होता है शाब्दिक संप्रेषण का पूरक होता है। मतलब जैसे कोई चीज़ हम शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने जेस्चर से, अपनी भावनाओं के द्वारा अगर हम इसको दिखा देते हैं, कोई चीज़ हम अपनी ऐसी जहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं कोई बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या कुछ, तो इससे जो अर्थ होता है वो जल्दी स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि क्लासरूम में अगर आपने फेशियल एक्सप्रेशन अपना गुस्से वाला बनाया तो बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर को गुस्सा आ रहा है ना, तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एक्सपीरियंस, वेशभूषा से सामने वाले की मन स्थिति का, मतलब यहाँ पे वेशभूषा से मतलब है, ठीक है, जैसे उसकी संस्कृति, व्यवहार, विचार, ये सब पृष्ठभूमि का बोध होता है मतलब। फिर टच, अब
किसी को मतलब जैसे आपने स्नेह से उसको टच किया है ना, और आपके जो है आपके फादर ने आपको टच किया, मतलब आप किसी प्रॉब्लम में हैं और उन्होंने आपको थपथपाया, एक मतलब कंधे पे हाथ रखा, मतलब कि मेरा सपोर्ट है आपको, है ना। तो इस तरह से ये टच, ठीक है। फ्रेंड से आप हाथ मिलाते हो वो अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन की है। प्रॉक्सिमिटी, ये सारे टर्म्स आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध प्रकट होता है। जब आप फ्रेंड से मिलते हैं तो आप जो है आपकी नज़दीकियाँ किस तरह से होती हैं। जब आप अपने बड़ों के साथ मिलते हैं वहाँ पर कैसे होता है ना। अपने नेबर के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलते हैं वहाँ पर आपकी नज़दीकी, तो वो देख के पता लग जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना क्लोज है, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी टर्म्स होते हैं, जैसे ऑकुलेक्सिक्स, यहाँ पर नेत्र पलक, जो जब आइज़ का यूज़ करते हैं ये होता है ऑकुलेक्सिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, स्थल का उपयोग, जैसे कि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल के तौर पे व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी में बैठा है तो मतलब वो कितना क्लोज है, वो किस पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमिटी होता है। हैप्टिक्स, स्पर्श करना, टच, ठीक है। ऑब्जेक्टिक्स, ऑब्जेक्ट से याद रखिएगा यहाँ पर वस्तुओं, जैसे कोई किसी वस्तु की ओर पॉइंट आउट करना, ठीक है। क्रोनेमिक्स, समय का प्रयोग, किस समय क्या बात कहनी है ना। अगर आपको अपनी बात मनवानी है, कोई व्यक्ति खुश है, मान लो आपको अपने पापा से कुछ चाहिए कि मुझे एक बाइक चाहिए, तो अगर वो खुश मूड में है, अच्छे मूड में है, तो आप अपनी बात रख सकते हो, है ना। तो यही समय, और कोई अगर परेशान है तो उस समय हम बात नहीं कहते हैं, है ना। यही चीज़ है क्रोनेमिक्स। ऑल्फैक्टिक्स, यहाँ पर महक, मतलब जो स्मेल होती है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। गस्टोरिक्स, यहाँ पर स्वाद का, जो भी टेस्ट है उसका। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन के अंतर्गत जाना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज के अध्ययन को पैरालिंग्विस्टिक के रूप में जानते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज में बोले गए शब्दों के साथ आने वाले ध्वनि तार्किक के लिए तकनीकी शब्द हैं। ये स्वर की ध्वनि और अर्थों की श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो लोग अपने शब्दों के बजाय अपनी आवाज़ के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे जबकि कोई बात आपने कही और अब आपने कोई चीज़ तेज़ से बोल दी, गुस्से में बोली, तो वहाँ पर आपका पिच थोड़ा अलग हो जाता है ना, टोन बदल जाता है। तो यही चीज़ होती है पैरा लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी और मतलब पैरा लैंग्वेज, ठीक है। काइनेसिक्स, यहाँ पर क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल संप्रेषण का ही रूप माना जाता है। इसको संप्रेषण के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें काइनेसिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब अदर देखें, जैसे कि काइनेसिक्स के अंतर्गत जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, काइनेसिक्स के अंतर्गत आएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं, अब एक फिलोसफर थे यहाँ पे देखिए मेहराबियाँ, इन्होंने बताया संप्रेषण में शब्दों का ये जो 7% होता है, ये शब्द का जो होता है 7%, स्वर के लहजे का जो आपका टोन और पिच होता है 38%, और हमारे शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज होती है इसका 55% योगदान होता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें मिलकर ही आपका एक मैसेज कन्वे करती हैं, एक अच्छा मैसेज जो है कम्युनिकेट हो पाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 VS बन जाते हैं, कौन कौन से, वर्बल, वोकल एंड विजुअल, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि विजुअल एड्स लाइक ड्राइंग्स, प्ले कार्ड्स, प्रेजेंटेशन, इनके द्वारा व्यक्त होता है, ठीक है। विजुअल मतलब देखने के आधार पे, आपके जो दार्शनिक मतलब रूप में है, दर्शन के आधार पर, देखने के आधार पे, ठीक है। तो वो वहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन। इससे भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा था कि कोई मतलब पोस्टर के बारे में पूछा था कि ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट सवाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा पूछा गया था कि ये पोस्टर ये किस तरह के कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन, यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स, आप ऐड देखते हैं, वहाँ पर बिना कहे ही आपको समझ में आ जाता है किस तरह का यहाँ पर किस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग एड्स हो सकते हैं। आप क्लासरूम में जब हम BEd वगैरह करते हैं तो जाते नहीं है, तो वहाँ पर खाली चित्रों के माध्यम से हमने एक जो है टीचिंग मॉडल या कुछ भी चार्ट वगैरह बनाया, टीचिंग एड्स, उसके माध्यम से हम चीज़ों को काफ़ी व्यक्त कर ले जाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, PPT के माध्यम से। पोस्टर्स, है ना, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है। चार्ट एंड ग्राफ हो गया। रोड मैप्स, आप जब रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ सिंबल बने होते हैं, है ना, कुछ एरो बने होते हैं, कुछ कलर के माध्यम से, है ना। तो कम्युनिकेशन में कलर से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अरेंज करने के लिए आया था।
साइन था और आपका कोड, कलर, इस तरह से करके काफ़ी चीज़ें थी। तो वहाँ पे आपको उसको अरेंज करना था, सीक्वेंस में लगाना थी। तो कलर भी पूछा जाता है। तो जब आप रोड मैप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रीन, येलो, रेड, है ना, इस तरह से दिखाई देता है, तो वहाँ कलर का यूज़ हो गया। कुछ सिंबल बने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, देख के पता लग रही है, वहाँ कोई आपको बताने वाला नहीं है, लेकिन डिजिटली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, विजुअल रिपोर्ट्स हो गई, मैनुअल्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में, विजुअल कम्युनिकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश की है और आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चलिए फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।